नमस्कार। मैं आपका सुभाष शर्मा, आपका YouTube का साथी। देखिए, सर्दियाँ धीरे धीरे दस्तक दे रही हैं। कोरोना पूरे देश में तो कम हो रहा है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के कुछ बड़े शहरों में, बड़े ज़िलों में, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन 4 जनपदों में अभी भी इसका प्रकोप जारी है। पूरी एहतियात बरतिए, पूरा ध्यान रखिए। भले ही छूट मिल गई हो, लेकिन मास्क पहन के निकलिए, सामाजिक दूरी बना के रखिए, और सैनिटाइज़र के मामले में थोड़ी थोड़ी सी लापरवाही हमारे समाज में शुरू होने लगी है, उसका भी प्रयोग पूरा करें, बच के रहें। मेरे बहुत से मित्र, व्यक्तिगत मित्र इस वक्त अस्पतालों में हैं, इसलिए ये एक बार फिर आपसे गुजारिश। बहरहाल, आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जिससे आप सभी लोग सोचते तो जरूर होंगे अपने अपने घरों में, लेकिन मैं आपके मन की भावना को शब्द देने का काम आज करूँगा। याद करिए 2013-14 का वो समय, पूरे देश के अंदर फिजाओं में एक नाम लिखा था कि बहुत हुआ, अब नरेंद्र मोदी को लेके आना होगा, और ऐसा लगता था जैसे हमें एक मौका दिया ऊपर वाले ने। मैंने तो उसको कई बार गॉड सेंट मैन भी लिखा। मैंने तो यहाँ तक लिखा, मैं 2014 में, 2013 में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन था। कारण क्या था कि ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि गुजरात में तो जैसे स्वर्ग हो, जैसे गुजरात में तो रामराज आ गया, और देश के बाकी हिस्सों में चारों तरफ लूट मची हो। हमको 4G बताया गया, हमको इतने ज़ीरो बताए गए स्विस बैंकों के अकाउंटों के आगे कि जिनको गिनना ही मुश्किल था, और ये कहा जाता था कि अगर जीरो लिखने लगे तो देहरादून से प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी के घर के बाहर तक वो जीरो लिखते रहो, तब भी ख़त्म नहीं होंगे। हमको ऐसा बताया गया, और हमने उस पर यकीन किया। बाबा रामदेव निकलते थे चारों तरफ घूमने, उन्होंने कहा मैं तो 1 साल घर ही नहीं जाऊंगा, मैं 1 साल तक पूरे देश पर जन जागरण करूंगा। और उन्होंने जगह जगह जा कर के कहीं ये कहा कि पेट्रोल 30 रुपये 40 रुपये मिलेगा, कहीं ये कहा उन्होंने कि हम अभी कई वर्षों तक हमें टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। उनको ये लगा कि ये तो हर गांव में 25-25 लाख रुपए तो वैसे ही विकास के लिए आ जाएंगे। और इतने सलीके से पूरे देश में इस मुद्दे पर उस वक्त की सरकार को घेरा गया कि हमें भी लगा कि हाँ भाई, ये तो वाकई कुछ गड़बड़ है बहुत बड़ी। और 2G 3G 4G जीजा जी ये बोल के इस देश के नौजवान को, किसान को, आम आदमी को, सरकारी कर्मचारी को, वो सरकारी कर्मचारी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिए हुए 7वें वेतन आयोग की वजह से 2.5 गुना तनख्वाह लेने लग गया था, वो भूल गया। वो भी भूल गया कि ऐसा होता तो ये 2.5 गुना सरकार, 2.5 गुना तनख्वाह कहाँ से मिलती। वेतन आयोग में कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, और आज 6 साल से जिक्र भी नहीं है। जो पुरानी तनख्वाह उनको कम कर रहे हैं। बहरहाल, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि एक ऐसा माहौल बना, और मैं इतना बड़ा फैन था नरेंद्र मोदी जी का कि बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। लेकिन 2014 में जब उन्होंने यहाँ पर जनसभा की तो मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था। मैं उसी का, मैंने कभी पद तो लिया नहीं, आप सब जानते हैं मैं कभी पद नहीं लेता। मैंने तो हमेशा काम किया है, और ये हमेशा सिद्ध भी करा कि काम बड़ा होता है, पद नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में भी पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, ये सब के सब मेरे घर इकट्ठे होकर के 10-12 लोग, मैं नाम अब बार बार नहीं लूँगा किसी का, और इन्होंने कहा कि साहब मोदी जी की सभा में ये कमी पड़ गई, आपसे मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा बताइए कितनी मदद चाहिए, मैं हर प्रकार से आपकी मदद करूँगा। आप जानते हैं मैं बड़ा इनकम टैक्स देता हूँ हर वर्ष, तो मुझे ये बताने में कभी कोई गुरेज नहीं हुआ आज तक। मैं छोटा सा आदमी हूँ, 1.25 करोड़ रुपए मैं आज तक इनकम टैक्स दे चुका हूँ। मुझे कभी ये बात बताने में कभी परहेज भी नहीं होता, ना मैं किसी से डरता हूँ।
मेरे सर्वे हो चुके हैं, मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है और मैं पाक साफ निकला, इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ। जितनी उन्होंने मदद मांगी मैं उस मदद को नहीं दोहराऊँगा, मैंने दिया। और मोदी जी की जो मीटिंग थी उसमें हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। जो माहौल उस दिन था, हमें लगा एक मसीहा हमें मिल गया। वाह क्या बात है, अब देश में किस्मत बदलेगी। और इतने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ने हमारी सुन ली, हमको ऐसा लगा। अपने दिल पे हाथ रख के बताना, कहीं पछतावा होता है? मुझे तो होता है, बहुत पछतावा होता है कि क्या एक बिना पढ़ा लिखा आदमी, बिना पढ़ा लिखा इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो एमए इन टोटल पॉलिटिकल साइंस और क्या क्या ये सब, वो ऐसी ही फर्जी बताते हैं। आरटीआई में वो सूचनाएं दी नहीं जाती, पता नहीं क्यों नहीं दी जाती, वो गोपनीय कैसे हो गई? जब आप चुनाव आयोग में अपनी डिटेल देते हैं तो वो गोपनीय कैसे हो गई? तो सफ़ेद झूठ बोलकर एक ऐसा आदमी जो हमसे बहुत कम पढ़ा लिखा है पूरे देश को बेवकूफ़ बना गया। आज क्या हो रहा है? आज ना इनसे इकोनॉमी, अर्थशास्त्र नहीं संभला, इनसे बिल्कुल नहीं संभला। एक अर्थशास्त्री इनके पास नहीं है। वो जो अरुण जेटली ने 5 साल एक्सपेरिमेंट किए देश के साथ, वो स्वर्गीय है, मैं उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ, और किसी के जाने के बाद वैसे भी अपशब्द बोलने का हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। मगर वो तो एक वकील थे, वो अर्थशास्त्री थे ही नहीं। हाँ, इंटेलिजेंट थे, होशियार थे, उन्होंने सीखा, लेकिन देश की कीमत पर सीखा। और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि जब ये नोटबंदी का मामला आया, जब ये करेंसी रातों रात चलन से बाहर कर दी, वो रात को 9 बजे सनसनी फैलाने की जो नरेंद्र मोदी जी की आदत है, उसके चलते जब नोटबंदी की गई तो उन्होंने स्वयं ही बताया कि नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था। तो वित्त मंत्री को पता नहीं, और ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय में दखल दे रहे थे सीधे सीधे। आज मैं आरोप लगाता हूँ, क्योंकि उन्हें तो ज्ञान है नहीं, मोदी जी कुछ नहीं जानते अर्थशास्त्र के बारे में। और ये एक ऐसा विभाग है जो बिल्कुल लावारिस है, और नतीजा आपके सामने है। आज जीडीपी माइनस में हो गई ना। माइनस का मतलब ये है कि जितना पिछले वर्ष आज के दिन था, पिछले वर्ष जितनी जीडीपी इस देश की थी, आज उससे हम बहुत पीछे चले गए। और माइनस होने का मतलब ये है कि अगर पूरा हिसाब लगाया जाएगा तो ये लगता है कि हम कहीं 2006, 7, 2005 इसके आसपास की जीडीपी पर पहुंच गए। जीडीपी का मतलब है कि इस देश में वो तमाम वस्तुएं जिनके प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड करके हम देश के उत्पादन को बढ़ाते हैं, वो सब घट गए। ना इनसे कोरोना संभला। जब कोरोना की वजह से लोगों को घर वापस जाने की बात कही गई थी, तब तो इन्होंने अचानक आधी रात को लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि करोड़ों मजदूर, लाखों छात्र, लाखों वो लोग जो अपने घरों से किसी न किसी काम से दूसरे शहरों में गए हुए थे, वो फंस गए। यानी ऐसे बच्चे जो अपने ननिहाल गए हुए थे, वो फंस गए बेचारे। और जब ये कोरोना कुछ लाख में आ गया, पूरे देश के अंदर 1 लाख की संख्या को क्रॉस कर गया, तब लोगों का सब्र टूट गया, सब्र का बांध टूट गया। तब लोगों ने सड़कों पर, जब खाने को नहीं बचा, काम का नहीं पता, भविष्य का नहीं पता, जिसके घर रह रहे थे वो डंडे मार मार के निकाल रहा था, तो लोग सड़कों पर आ गए। कितनी पिटाई बेचारों ने खाई, उनके जो छाले पैरों के थे वो देख करके आज तकलीफ होती है। उसके बाद इन्होंने सड़कों पर लोग पलायन कर गए, लोगों की पिटाइयाँ हुई, लोग बसों के नीचे कुचल के मर गए। आधे रास्ते में सड़क के ऊपर महिलाओं का प्रसव हो गया। 7 महीने 8 महीने की महिलाएं सड़क के ऊपर गर्भवती चल रही थी। किसी के बच्चे बचे, किसी के नहीं बचे। कोई माँ मर गई, बच्चा दूध की भूख लग रही है, अपनी माँ के कपड़े खींच रहा है। क्या क्या दृश्य हम लोगों ने देखा है। 2-2 हज़ार किलोमीटर लोग पैदल गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी के पास कोई योजना नहीं है। याद करिए वो समय, कितना बड़ा बेवकूफ़ी भरा कदम था वो। और प्रधानमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि मैं आपको बेवकूफ़ कह रहा हूँ, तो हाँ कह रहा हूँ। आपने 2000 रुपये के 500 रुपये के नए नोट बना दिए।
हालांकि ये 2000 रुपये का नोट बनाने के पीछे आज तक कारण समझ नहीं आया। मैंने कई भाजपाइयों से बंद कमरे में पूछा है कि ये 2000 रुपये का नोट मोदी जी क्यों लाए थे, क्यों बनाया था, तो किसी के पास जवाब नहीं। कि सर ये समझ नहीं आया। बात तो जरूरत तो इस बात की काला धन खत्म किया जाए। काला धन खत्म होता है बड़ी करेंसी से। सबसे बड़ा नोट था 1000 रुपये का, 1000 का नोट खत्म करना था, उसके बजाय 2000 का नोट ले आए। चलिए कुछ आपकी सोच रही होगी जो आप बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपसे सवाल पूछो तो वो देश हित में नहीं होता। उसमें आप कहते हो कि ये बताना तो देश की सुरक्षा को खतरा है। आपने हमेशा यही जवाब दिया। जब आपके पास जवाब नहीं बना तो आपने कहा ये इसका जवाब देना देश की हित को सुरक्षा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और चलिए सब मान लिया, हमने ये भी मान लिया। तो ये बताइए कि वो जो एटीएम थे उसकी ट्रे फिर बड़ी क्यों हो गई? कम से कम एटीएम मशीनों की जो ट्रे होती है जिसमें नोट रखे जाते हैं उस साइज के नोट तो बनाते, लेकिन आपके पास तो विजन ही नहीं है। आपने तो जब आपसे गलती से पैंट बनाते बनाते आपसे वो छोटी कट गई तो आपने कह दिया कि साहब अरे कच्छा पहनने के बड़े फायदे हैं। हमने यही तो किया। पैंट खराब हो गई तो आपने कहा कच्छा पहनने के बहुत लाभ हैं। अब साहब कच्छा किसी को साइज में आ रहा, किसी को नहीं आ रहा। कितने परेशान हुए लोग। और पीक शादियों का सीजन था। मेरे भी रिश्तेदारों के यहाँ शादियाँ थी, किसी के पास पैसा नहीं। उसके बाद फरवरी में आपने चुनाव करे। शर्म आती है मुझे ये बोलते हुए, मोदी जी आप बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आपने उस दिन किया। तो आपके सारे प्रत्याशियों के पास 2-2 हजार रुपए के नोट थे उस वक्त, जब एटीएम से और बैंकों से पैसा निकालने की सीमा कुल 25,000 रुपए थी। आपके प्रत्याशियों ने, आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन 3 चुनावों को जीतने के लिए, और पंजाब का तो आप जीत भी नहीं पाए, आपने इन चुनावों को जीतने के लिए सिर्फ दूसरे राजनीतिक दलों का पैसा खत्म किया और अपने राजनीतिक दलों को सरेआम आपने भ्रष्टाचार के तहत आपने 2-2 हजार रुपए के नोटों की गड्डियां उन्हें दी। वो गड्डियां आरबीआई से नहीं आई थी। ये बहुत बड़ा घोटाला है। जिस दिन सरकार बदलेगी और इसकी जांच होगी, आप पूरी जिंदगी जेल में रहोगे। ये मैं आपके ऊपर आज आरोप लगाना चाहता हूं। मोदी जी, कितना बड़ा धोखा आपने किया है इस देश के साथ। अब लोग कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। कोई सच्चा आदमी आएगा, लोग उसका विश्वास भी नहीं करेंगे। और आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि क्या ये वही मोदी है जिसको आपने वोट दिया था? राफेल की कीमत बताएंगे नहीं। चाइना हर रोज आगे बढ़ता जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि नहीं, वो तो कहीं भी नहीं, ना तो कोई घुस आया है, ना हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। और रक्षा मंत्री जी ने आपकी सारी पोल खोल दी। आप राफेल का सौदा करके आए तो मनोहर पारिकर जी उस वक्त जो हमारे रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा मैं तो उस वक्त जब सौदा हो रहा था गोवा में मछलियां खरीद रहा था। हाँ, ये आधिकारिक बयान है उनका। इनको ऐसा ही रक्षा मंत्री चाहिए, ऐसा ही वित्त मंत्री चाहिए जो इनसे सवाल ना करे, जो कृपा माने कि साहब वाह, जो कभी जीवन में मंत्री नहीं बने उनको सीधे रक्षा मंत्रालय और सीधे सीधे वित्त मंत्रालय। तो ये कुछ सवाल है, जरा सोचिए। आपने वही आपने दिल्ली में किया, वही आपने प्रदेश में किया। 56 सीटें दे दी, 70 में 56। कुछ लगता नहीं आपने कि थोड़ा सा गलत कर दिया? लोकतंत्र है, दोनों पार्टी बराबर होने चाहिए। और उसके बाद क्या ये है, त्रिवेंद्र रावत हैं क्या 56 विधायकों का बहुमत संभालने लायक? आज कोई इनके साथ नहीं है, कोई इनका साथ नहीं देता। आज विधानसभा में जब ये बोलने आते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि इन्हीं के विधायक इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और ये उनको नोटिस दे। अरे भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के ऊपर लग रहा है तो इसमें पार्टी की अनुशासनहीनता कहां से हो गई? उसका जवाब दीजिए ना। आप जवाब नहीं देते। एक महिला बेचारी आज अपना गोद में बच्चा लिए जगह जगह दर दर भटक रही है। उनके होटलों में रहने के कमरों की जो सबूत हैं वो मिल गए। उसकी एक एक बात उस महिला की सच है, और आप उस विधायक को बचा रहे हैं। उस विधायक को आप पार्टी से नहीं निकाल रहे। क्या है ये क्या हो रहा है? बेटी बचाओ किससे? भाजपाइयों से? या आपसे पूछना चाहता हूं, अपने बच्चों को इन भाजपा कार्यालय में जाने से मना करो, और बेटियों को तो खास तौर पे, क्योंकि ये दरिंदे हैं। इनके दफ्तर में जो रहा करते थे उनके ऊपर आरोप लगे, और आज भी उस मुकदमे का पता नहीं।
जो संजय कुमार थे इनके प्रदेश के संगठन मंत्री, जिसको उन्होंने पद से हटाया, ये अच्छे लोग नहीं हैं। तजुर्बा बता रहा हूँ आपको अपना। और बेटियों के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छी, इनकी नज़र अच्छी नहीं है। इनसे अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी महिलाओं को बचाओ, दूर रखो इनसे, क्योंकि ये कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये समय बदलने वाला है। मोदी जी ने इस देश का नाश पीट दिया। त्रिवेदी जी से कुछ संभलता ही नहीं, कुछ भी नहीं संभलता इनसे। ये बिल्कुल कर्ज लेना, उधार लेकर के काम चलाना, तनख्वाह बांटना, और इतनी बड़ी, मैं आंकड़े मेरे पास है, उसको अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। 5,000 करोड़ से ज़्यादा आज ब्याज का पैसा है, सिर्फ ब्याज दे रहा है इतना हमने जी। ये सब त्रिवेदी जी ने किया पिछले 4 सालों में। पूरे आंकड़े हैं, एक बड़े चैनल ने RTI में वो आंकड़े निकाले, वो एक अलग विषय है पूरा, उसकी मैं आपको बाकायदा, सरकार तो करती नहीं, लेकिन मैं श्वेत पत्र जारी करूंगा। इसलिए ये मेरे दिल का रोष है। जिन मोदी जी को 2014 में भगवान समझा था, वो पूंजीपतियों के एजेंट निकले। आप भी समझते हैं कि पूंजीपतियों के एजेंट हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी बात में कहीं भी सच्चाई है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल से जुड़िए, उसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, और उस पर अपनी रिएक्शन दीजिए, क्योंकि जब हम सामूहिक रूप से कहीं अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो उस आवाज़ में दम होगा। अब अकेले सुभाष शर्मा ने कहीं बोल दिया, आपने कहीं घर में बोल दिया, तो सबकी आवाज़ एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए। आपके पास कोई दूसरा माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, तो आप मुझे भेजिए, मैं आपका चैनल भी सब्सक्राइब करूंगा, मैं आपको लाइक, कमेंट और आपको शेयर भी करूंगा। और आपको लगता है कि मैंने आपके मन की बात कह दी, तो मुझे भी आप सब्सक्राइब करिए। लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन और तेज़ी से, समय कम है, हमको अपनी आवाज़ संगठित करनी। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ना, आपको स्पष्ट कर दूं। मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में अच्छे लोग आए, और जिन लोगों ने समाज के साथ धोखा किया उनका एक्सपोजर हो। आपको एक बार फिर से आपका आभार मुझे सुनने के लिए, और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। 2 अक्टूबर को बहुत बड़ा खुलासा एक करूंगा। आप सबका नमस्कार।